वी ऑल नो दैट इंडिया में पेमेंट ऐप्स की ग्रोथ कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर हम फिगर्स में बात करें तो इंडियन पेमेंट सिस्टम्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 27% CAGR ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2020 to 25, which can raise the transaction values from 2,000 lakh crores in financial year 20 to 7,000 lakh crores in financial year 2025. Even UPI transaction values ने 18.7% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ भी विटनेस की है, from 4.2 lakh crores in February 2021 to 5.05 lakh crores in March 2021. Other than this, the transaction volume rose by 19% from 2,200 million in February 2021 to 2,700 million in March 2021. And ये सारी ग्रोथ के की ड्राइवर्स बने हैं पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, रेजर पे, भारत पे एंड कुछ B2B एंड B2C बिजनेसेस। बट जैसे ही 2019 में कोविड हिट हुआ, ये सारे ही बिजनेसेस सर्ज होने लगे और इस बिजनेसेस को वापस ट्रैक पे लाने के लिए कई सारी कंपनीज ने कैशबैक्स लाया, रिवॉर्ड्स लाया ताकि इनकी बिजनेस फिर से ट्रैक पे आ सके। तो आज हम एक ऐसे ही बिजनेस मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टिकर। मैं हूं कीर्ति और आज हम बात करने वाले हैं भारत पे की, जो इस टाइम पे बहुत सुर्खियों में चल रहा है। So in this video, I'll decode the business model of भारत पे एंड कैसे ये रेवेन्यू जनरेट करती है और कैसे ये इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट फेमस फिनटेक कंपनीज में से एक बन चुकी है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देर किस बात का कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो ताकि हमारी सारी ही वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक एकदम टाइम पे पहुंच जाए। तो भारत पे की स्टोरी सुनने से पहले चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं, जब बहुत सारे स्मॉल स्केल ग्रोसरी शॉप्स और वेंडर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी क्योंकि उनका मार्जिन काफ़ी ज़्यादा कम हुआ करता था। एंड ये प्रॉब्लम और ज़्यादा तब बढ़ गई जब कोविड मार्केट में हिट हुआ और उनके मार्जिन्स और भी ज़्यादा श्रिंक होने लगे। भारत पे के फाउंडर अशनीर ग्रोवर का इस चीज़ पे ये कहना है कि ये सारे जितने भी ग्रोसरी शॉप्स हैं ये हज़ारों घरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, लेकिन जब इनके प्रॉब्लम की बात आती है तब इन्हें अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स से लोन लेना पड़ता है क्योंकि बैंक्स तो इन्हें लोन देती नहीं है ड्यू टू लैक ऑफ पेपर वर्क या फिर इनके पास कोई एक्चुअल रेवेन्यू प्रूफ नहीं होता है जिससे कि इन्हें लोन डिसबर्स किया जा सके। भारत पे के को फाउंडर शाश्वत नाकरानी ने पेमेंट स्पेसेस में कई सारी प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व किया था। जैसे कि जब डीमोनेटाइजेशन आया था तब गवर्नमेंट ने डिजिटलाइजेशन को प्रमोट किया था एंड इवन उस टाइम पे हर छोटे बड़े वेंडर के पास QR स्कैनर कोड्स अवेलेबल थे। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि अगर किसी शॉपकीपर के पास सिर्फ पेटीएम का ही QR स्कैनर है और अगर आप पेटीएम यूज नहीं करते हैं तो इवेंचुअली फिर आप उसे कैश पे ही ट्रांजैक्शन करेंगे, तो विच डिस्टर्ब्स द होल मोटिव ऑफ गोइंग कैशलेस। तो नाकरानी ने ये ऑब्जर्व किया कि हर पेमेंट ऐप के लिए अलग अलग QR स्कैनर रखना वॉज अ प्रॉब्लम फ्रॉम द एंड ऑफ मर्चेंट एंड फ्रॉम द एंड ऑफ कस्टमर। एंड इवन उन्होंने दूसरी एक और प्रॉब्लम ये भी ऑब्जर्व की कि जब भी हम कोई QR स्कैनर से पेमेंट करते हैं तो हमें तो उसकी कोई ट्रांजैक्शन फीस या चार्जेस पे नहीं करने होते हैं, लेकिन मर्चेंट को करने होते हैं। और उस टाइम पे कोई भी पेमेंट ऐप मिनिमम कमीशन 1.5% से कम तो लेता ही नहीं था। तो वैसे ही ये सारे ग्रोसरी शॉप्स की मार्जिन काफ़ी कम हुआ करते थे, ऊपर से अगर ये ट्रांजैक्शन फीस भी देंगे तो इनके प्रॉफिट मार्जिन और घट जाएंगे। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाला शाश्वत नाकरानी ने बाय प्रोवाइडिंग वन QR स्कैनर फॉर ऑल द पेमेंट ऐप्स, जिसमें कि आप किसी भी पेमेंट ऐप से पे कर सकते हैं, चाहे वो गूगल पे हो, पेटीएम हो, फोन पे हो या कोई भी अदर पेमेंट ऐप हो। एंड इवन उसमें कोई ट्रांजैक्शन फीस भी नहीं रखी गई। एंड इवन उस टाइम पे सारे ही पेमेंट गेटवेज मर्चेंट के पैसे को सेटल करने में एटलीस्ट T+2 डेज लगाते थे, बट वहीं भारत पे ने ये चीज सेम डे पे क्रेडिट करना चालू किया। If we talk about Ashneer's role in making भारत पे a successful venture, then अशनीर का वर्क एक्सपीरियंस उनके लिए काफ़ी बड़ा एडवांटेज था क्योंकि अशनीर ने इससे पहले कई सारी रिनाउंड कंपनीज जैसे कि अमेरिकन एक्सप्रेस में काम किया हुआ था एंड इवन उन्होंने ग्रोफर्स में भी काम किया था। और इस पूरे दौरान वो ऐसे कई सारे फाउंडर्स से मिल चुके थे जो पेमेंट स्पेस में इन्वॉल्व थे। तो इस स्पेस की उन्हें कई सारी प्रॉब्लम्स के बारे में पहले से ही पता था, जैसे कि उन्हें ये पता था कि ये सारे ही स्मॉल स्केल ग्रोसरी शॉप्स बहुत लो मार्जिन पे ऑपरेट करते हैं
एंड इवन ये किसी सर्विसेज के लिए कोई पेमेंट भी नहीं करने वाले थे, बट वो लोन्स पे इंटरेस्ट खुशी खुशी दे सकते थे क्योंकि उन्हें बैंक से जनरली लोन्स मिलता नहीं था ड्यू टू लैक ऑफ इनकम प्रूफ और लैक ऑफ पेपर वर्क। तो वो लोन्स पे जरूर खुशी खुशी इंटरेस्ट दे देते। सो दैट्स व्हेन दे रियलाइज कि सिर्फ QR स्कैनर लाने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने फिनटेक स्पेस में भी एंटर किया बाय प्रोवाइडिंग लेंडिंग टू दीज किराना वालास। क्योंकि अगर हम ऑन ग्राउंड्स बात करें तो द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की एक रिपोर्ट में ये एस्टिमेटेड है कि आउट ऑफ 65 मिलियन स्मॉल स्केल एंड MSME फर्म्स और 40% ऑफ फॉर्मल, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की अराउंड 5200 USD बिलियन की फाइनेंशियल नीड्स अभी भी हर साल अनमेट ही रह जाती है, विच इज इक्विवेलेंट टू 1.4 टाइम्स ऑफ करंट लेवल ऑफ ग्लोबल MSME लेंडिंग। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत पे ने एंटर किया मर्चेंट लेंडिंग बिजनेस में। लेकिन थे तो वो एक पेमेंट ऐप ही, तो वो लेंडिंग बिजनेस में कैसे जा सकते थे? तो इस चीज के लिए उन्होंने NBFCs के साथ टाई अप किया और एक ऐसा AI ड्रिवन सॉफ्टवेयर टूल डेवलप किया जो उनके मर्चेंट्स का क्रेडिट वर्दीनेस रिकॉर्ड रख सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मर्चेंट है जो उनका QR स्कैनर कोड यूज करता है तो भारत पे को ये पता रहेगा कि उनके मर्चेंट्स कितना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं और कितना ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। सो इन दिस वे वो ये एनालाइज कर पाएंगे कि किस मर्चेंट को लोन देने से कितना ज्यादा रिस्क हो सकता है, और कल को अगर किसी भी मर्चेंट को लोन की जरूरत पड़ती है तो ये बहुत ही नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पे उन्हें लोन ऑफर कर सकते हैं। इस चीज का एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। सपोज एक ABC मर्चेंट है जिसकी अर्निंग है 10 लाख रुपए और वो 2 लाख का लोन चाहता है, तो भारत पे बड़ी इजीली वो लोन उसे दे देगा एट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। एंड सिमिलरली अगर कोई मिस्टर XYZ है जो मंथ का 5 लाख रुपए अर्न करता है और उसे 4 लाख का लोन चाहिए, तो इन दिस केस भारत पे शायद उसे लेंड नहीं करेगा या फिर हाई इंटरेस्ट पे लेंड करेगा। तो ऐसा करके भारत पे ने अपने AI ड्रिवन सॉफ्टवेयर टूल के थ्रू लेंडिंग बिजनेस भी चालू कर दिया। बट जैसा कि हम सब जानते हैं कि बड़े बड़े बैंक्स भी जब लोन्स को डिसबर्स करते हैं तो उनका सबसे बड़ा खतरा होता है उनका NPA, यानी कि लेंड किया हुआ ऐसा पैसा जो वापस ही नहीं आया। तो सेम प्रॉब्लम भारत पे के साथ भी हो सकती थी, लेकिन सरप्राइजिंगली भारत पे का रीपेमेंट रेट 96% था, विच वॉज कंसिडर्ड बेस्ट इन द मार्केट। लेकिन भारत पे ऐसा कर कैसे पाया? तो अपने रीपेमेंट रेट को मेंटेन करने के लिए भारत पे अपने मर्चेंट के बैंक अकाउंट में अमाउंट सेटल करने से पहले एक छोटा सा अमाउंट डेली बेसिस पे कट कर लेते थे, जिसे वो इंस्टॉलमेंट कहते थे। और इसी इंस्टॉलमेंट्स को हर दिन के बेसिस पे रिकवर करते करते वो अपने लेंड किए हुए सारे अमाउंट को एक टाइम पे रिकवर भी कर लेते थे। तो इस चीज में मर्चेंट्स को भी ज्यादा एक्सपेंस नहीं करना पड़ता था और ना ही भारत पे को कोई स्पेशल रिकवरी ऑफिसर रखना पड़ता था। तो ये दोनों के लिए ही विन विन सिचुएशन साबित हुई। और इसी सिस्टम के चलते मर्चेंट्स को वो काफी ज्यादा हैसल फ्री तरीके से और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोलेटरल फ्री लोन डिसबर्स कर पाए। और उनका ये लोन का रेंज 20,000 रुपए से लेके 7 लाख रुपए तक था, जिसमें वो बहुत ही नॉमिनल इंटरेस्ट पर मंथ के बेसिस पे चार्ज करते थे। और आगे चल के भारत पे मर्चेंट्स के लिए गोल्ड और ऑटो लोन फैसिलिटीज भी उन्हें प्रोवाइड करने वाले हैं। इवन मर्चेंट्स को ऑनबोर्ड करने के लिए भारत पे बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, क्योंकि जितने ज़्यादा मर्चेंट्स वो ऑनबोर्ड करेंगे उतना ही डेटा उनके AI बेस्ड सॉफ्टवेयर टूल में डेवलप होगा, और जिससे कि वो ज़्यादा बेटर तरीके से किसी भी मर्चेंट का रिस्क असेसमेंट कर पाएंगे और ज़्यादा लोन्स दे पाएंगे। इसके बाद भी दे क्विकली एनालाइज कि उनकी डिपेंडेंसी QR स्कैनर पे बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए उन्होंने POS सेगमेंट में भी एंटर कर लिया। एंड इन 2020 उन्होंने अपना पहला POS लॉन्च किया नेम्ड भारत स्वाइप। और बाकी सारी चीजों में जैसे भारत पे हमेशा मार्केट को जल्दी कैप्चर कर लेता है, वैसे ही इस चीज में भी भारत पे ने मार्केट को बहुत जल्दी कैप्चर कर लिया, क्योंकि विद इन 6 मंथ्स ही उन्होंने 1 लाख डिवाइसेस को मार्केट में लॉन्च कर दिया था। और जहां बाकी सारी कंपनीज POS पे मर्चेंट से 1 से 2% कमीशन चार्ज करती थी, ट्रांजैक्शन फीस लेती थी और इवन अदर मेंटेनेंस कॉस्ट भी अलग से लेती थी, वहीं भारत पे ने अपने डिवाइसेस को फ्री में लॉन्च किया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भारत पे सब फ्री में कैसे कर पा रहा है, तो इसके पीछे भी उनकी एक स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व थी, और वो स्ट्रैटेजी ये थी कि भारत पे चाहता था कि उनके मर्चेंट्स 15 दिन तक उनका वो अमाउंट भारत पे के पास रिटेन्ड रखे, और अगर वो ऐसा करते हैं तो उन पे कोई भी ट्रांजैक्शन फीस नहीं लगाई जाएगी। लेकिन अगर मर्चेंट विड्रॉ कर लेता है अपना अमाउंट तो उस पर वो 1.5% फ्लैट कमीशन चार्ज कर देंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ट्रांजैक्शन क्रेडिट कार्ड से हुआ था या फिर डेबिट कार्ड से हुआ था। इवन इफ वी लुक एट भारत पेज फाइनेंशियल्स, तो फाइनेंशियल ईयर 2019 में तो उनका ऑपरेटिंग रेवेन्यू निल था, विच वेंट 5.9 करोड़ इन 2020. Comparatively, their expense rose by 895% between financial year 19-20. और अगर उनके प्रॉफिट एंड लॉसेस की बात करें तो उनके लॉसेस 839% बढ़े हैं।
तो इससे वी कैन सी कि इनके एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं, विच इज़ आइडियली नॉट द राइट थिंग। बट एज वी ऑल नो कि 2019-20 में कंपनी अपने बहुत स्टार्टिंग फेज में थी, तो हो सकता है कि एक्सपेंसेस उन्होंने फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए किया हो। तो इफ़ वी लुक एट देयर एक्सपेंस ब्रेकअप इन विच वी कैन सी कि सबसे ज़्यादा पोर्शन कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस की तरफ जा रहा है, जो इवन डिस्क्लोज भी नहीं किया गया है। भारत पे ये क्लेम करता है कि उन्होंने 24 लाख मर्चेंट्स को ऑनबोर्ड करने के लिए ये सारे एक्सपेंसेस किए हैं, जैसे कि एडवर्टाइजिंग में, कस्टमर एक्विजिशन में या फिर ब्रांड डेवलपमेंट में। बट इन सारी ही चीज़ों से हम इस कंपनी को जज नहीं कर सकते, क्योंकि अभी कंपनी काफ़ी सारी न्यू चीज़ों को ट्राई कर रही है। तो ये देखना यहाँ से काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि ये कंपनी यहाँ से कितनी ज़्यादा ग्रोथ देखती है। एंड इवन भारत पे के फाउंडर अशनीर ग्रोवर इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी में भी चल रहे हैं, और इस कॉन्ट्रोवर्सी ने काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट ऑडियंस के मन में क्रिएट कर रखा है। ये सारी ही कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी 5 जनवरी को, जब अशनीर ग्रोवर और कोटक महिंद्रा बैंक के एक एम्प्लॉय का कॉल रिकॉर्डिंग ट्विटर पे लीक हो गया था, जिसमें अशनीर ग्रोवर काफी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहे थे। और उसके बाद 19 जनवरी को अशनीर ग्रोवर ने वॉलंटरी लीव ले ली अपनी कंपनी से। तो इसने इस मैटर को और ज्यादा बढ़ा दिया। एज पर टीएमसी रिपोर्ट्स, भारत पे के फाउंडर्स के ऊपर कुछ इलीगल एक्टिविटीज के चलते इन्वेस्टिगेशन होने वाली है। तो ऐसे में इस कंपनी का मैनेजमेंट एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। और बीच में ये खबर भी आई थी कि कंपनी अपनी आईपीओ को भी मार्केट में फ्लोट करने वाली है। तो अब इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले हमें इसका मैनेजमेंट एनालिसिस तो करना ही होगा। और अब ये आप कहां से करेंगे? तो क्वेस्ट पे एक डेडिकेटेड कोर्स है मैनेजमेंट एनालिसिस के ऊपर, जिसका नाम है एनालाइजिंग माइंड बिहाइंड द कंपनीज। इस कोर्स को आप देख के एकदम क्लियरली समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट एनालिसिस करते वक्त ऐसे कौन से की फैक्टर्स है, ऐसे कौन से की पैरामीटर्स है जो आपको देखने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और स्टॉक एनालिसिस करते वक्त सिर्फ मैनेजमेंट एनालिसिस तो ज़रूरी नहीं है, और भी कितने सारे पैरामीटर्स हैं जिस पे हम कंपनी को एनालाइज करते हैं। तो उन सारे ही पैरामीटर्स को ओवरऑल समझने के लिए आप वैल्यू इन्वेस्टिंग कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों ही एस्पेक्ट्स के थ्रू कंपनी एनालिसिस सिखाया जाता है, वो भी फन वीडियो कोर्स के थ्रू। तो इन दोनों ही कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आई होप आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, भारत पे की इस कॉन्ट्रोवर्सी के ऊपर आपकी क्या राय है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। टिल देन कीप इन्वेस्टिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।